देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक यानी रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड यूनिट के अंतर्गत थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय 1588 में मैसबरी के पास वेस्टपोस्टर में हुआ था। उनका जन्म, उनके पिता वेस्टपोर्ट के पादरी थे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना हैं जैसे डी सीवी है, डी कारपोरे है, लेवियाथन है जो 1651 में लिखी गई है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1625 में, डी होमेनी 1659, यानी कि लेवियाथन इनकी एक सबसे प्रमुख पुस्तक है। और इसके अंतर्गत थॉमस हॉब्स के अंतर्गत आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो सबसे हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हॉब्स की जो राजनीतिक विचारधारा है, सर्वप्रथम उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत का ही विवेचन है। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। और सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत जैसे मानव स्वभाव का स्वरूप, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, समझौते के कारण, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति और राज्य के स्वरूप, इन 6 बिंदुओं के बारे में उन्होंने विस्तार से विवेचन किया है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग मानव स्वभाव का स्वरूप। हॉब्स के समय, जिस समय हॉब्स ने अपने विचार प्रकट किए, उस समय इंग्लैंड के गृह युद्ध में उनके सम्मुख मानव स्वभाव का एक घृणित पक्ष रखा गया, यानी कि मनुष्य को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्म केंद्रित मानता है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं, और मनुष्य इसी ब्रह्मांड का एक लघु रूप है। वह भी एक यंत्र मशीन के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व के संचालित पुर्जों से ही हुआ है। यानी मानव स्वभाव के बारे में जो उनकी जो एक खोज है, उनका हॉब्स का उद्देश्य है उस नियम की खोज करना जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। मानव प्रकृति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही हॉब्स राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं का जीव है। यानी हॉब्स ने एक नकारात्मक मानव का विवेचन किया है कि राज्य में 2 प्रकार की गतिविधि हॉब्स के अनुसार, यानी हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा में निश्चित होता है। हॉब्स का कहना है कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। यानी उन्होंने एक तरफा मानव के, हॉब्स ये कह रहा है कि मानव के जितने भी जो कार्य है स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सदैव लगा रहता है। वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। वह अपने जीवन को निर्बाध और निर्द्वंद के चक्कर में रहता है। युगों से भूखा और अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की दृष्टि में ही सतत संलग्न रहता है। यानी हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान तथा दूरतम मक्कारी की में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। यानी हॉब्स मनुष्य के लक्ष्य की प्राप्ति को योग्यता के समान होती है। और इसी कारण हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो चित्रण है कि मनुष्य स्वार्थी है, दुष्ट है, निकृष्ट है, नीच है, विवेकहीन है, इस प्रकार का एक चित्रण किया है। दूसरा उसका है सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत की प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। उसने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को जो स्वार्थी, अहंकारवादी और संघर्षमय तथा इच्छाओं की पूर्ति में लीन होना बताया। इसलिए प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। हॉब्स ने मनुष्य की किसी सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की है।
होब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में उद्योग या कला विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को ये भरोसा है नहीं है कि वह उससे प्राप्त हो सकने वाले लाभ का उपभोग कर सके। प्राकृतिक अवस्था, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य तथा छोटा होता है। यानी प्राकृतिक अवस्था में भी जो मनुष्य का जीवन है वो एकांकी है, निर्धन है, कुत्सित है, पशुपालन है तथा छोटा होता है। यह एकांकी इसलिए होता है कि इस दशा में कोई किसी का अभिभावक, मित्र और रक्षक नहीं है, सब कुछ एक दूसरे के शत्रु हैं। वाणिज्य व्यवसाय, कला और उद्योग धंधों का विकास न होने की दृष्टि से इस जीवन में निर्धनता का साम्राज्य है। इसलिए इसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा और हत्या का बोलबाला। यानी कि होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को भी एक एकाकी, पाशविक, पशु तुल्य जीवन माना है। लोग एक दूसरे को उद्योग धंधों के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी भी क्षण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ भी घटनाएं कर सकता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में, यानी प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की थी। यानी होब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में भी इसमें नैतिक स्वार्थ का अभाव था, सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं था, इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था, इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। तो यानी होब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें जैसे मानव स्वभाव है, प्राकृतिक अवस्था है, और इसी के अंतर्गत तीसरा कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन संरक्षण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता रख सकता है। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है, यानी कि अपने जीवन को सिर्फ। इस प्रकार होब्स का जो विचार है कि भाई प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें वो किसी को लूटने, पीटने, जान से मार डालने की स्वतंत्रता, वह अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों में प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता, ये प्राकृतिक अधिकार होब्स के अनुसार। और प्राकृतिक कानून की जो अवधारणा इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा तथा प्राण सुरक्षा के लिए घातक है। तो ये थी प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। इसके बाद में है कि होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था, इसमें चौथा जो है कि प्राकृतिक सामाजिक समझौते के कारण, यानी होब्स समझौते के जो कारण जो बताना चाहते हैं उसके अनुसार कि प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में आवश्यक था कि एक ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, परंतु इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जाता था। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। प्राकृतिक कानून का पालन लगातार तभी हो सकता है जब उनके उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने की कोई दंड शक्ति का अस्तित्व है। तो यानी समझौता भी व्यक्ति इसलिए करना चाहता था कि हिंसा, लूटमार, घृणा, इनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने के लिए, प्राकृतिक नियमों के लिए कोई सत्ता नहीं थी। इसलिए ऐसी स्थिति में वो संप्रभु सत्ता की स्थापना करना चाहता था। प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता है जबकि उनको उल्लंघन करने वाली एक दंड शक्ति होनी चाहिए। और जो होब्स के अनुसार जो सामाजिक समझौते द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति है कि समझौता, संविदा, अनुबंध, करार, यानी प्राकृतिक छुटकारा पाने के उद्देश्य से, प्राकृतिक अराजकता आवश्यकता से छुटकारा पाने के उद्देश्य से मनुष्य ने आपस में एक समझौता, एक संविदा, एक अनुबंध तथा एक करार करके अराजक दशा का अंत किया है। यानी उन्होंने एक तरह से समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी, इसलिए मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते थे और संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता था। इसलिए
एक तरह से होब्स कहता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति स्वयं इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ या स्वयं अपने शासन करने का अधिकार परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने इसी अधिकार से व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार को छोड़ देगा। और लास्ट में है कि होब्स ने एक राज्य के स्वरूप का जो समर्थन किया है। होब्स एक तरह से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। उनका जो दमनकारी वह समझौते दो कार्यों को पूर्ति करता है। एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है और दूसरे वह एक ऐसे राज्य की स्थापना कर जो मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। यानी होब्स ने लेवियाथन में एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है और उसका कार्य न्यायपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे संक्षेप में समझौते के बाद समाज होब्स के सामाजिक समझौते की जो मुख्य विशेषता ये रही है कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। शासक तथा संप्रभुत्व सत्ता समझौते में किसी पक्षपात में सम्मिलित नहीं है। वह जो कुछ करती है किसी के प्रति उत्तरदायित्व है, वह निरंकुश होती है। और तीसरी विशेषता है कि जिन उद्देश्यों में अनुबंध की रचना है वह अनुबंध के अंग मात्र मान लिए गए हैं। मनुष्य भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंध की समझौते के लिए प्रेरित करती है। और शासक सर्वोच्च विधायक होता है। समझौते में प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होब्स का जो सामाजिक समझौते है जिसमें जो मानव स्वभाव है, जो मनुष्य निर्दयी है, निकृष्ट है, अहंकारी है, नीच है, दुष्ट है, और समझौता इसलिए किया जा रहा है कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित की उसकी एक मजबूरी है। और जिस शासन व्यवस्था का वो जो समर्थन कर रहा है कि एक निरंकुश राजतंत्र का, तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ी समस्या।